हेलो गाइस, मेरा नाम हर्ष है। आज मैं तुम्हारा स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी मैनेजमेंट का फोर्थ चैप्टर लेके आया हूँ। नाम है क्वालिटी कंट्रोल टूल। ठीक है, तो प्लीज़ अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए और तुम्हारे जूनियर सीनियर को भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, जो क्वालिटी कंट्रोल टूल है, ठीक है, उसको दिया किसने? उसको दिया है इशिकावा। क्या बोल रहे हैं? कौर इशिकावा ने हमारे क्वालिटी कंट्रोल टूल दिया है। ठीक है, और इशिकावा को बोलते हैं फादर ऑफ क्वालिटी सर्किल। क्या बोलते हैं? जो इशिकावा क्या बोलते हैं हम? क्वालिटी ऑफ फादर ऑफ क्वालिटी सर्किल। ठीक है ना। फिर आगे लिखा हुआ क्वालिटी कंट्रोल टूल इज यूज टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ द सर्विस। मतलब जो क्वालिटी कंट्रोल टूल है, इसका यूज करके हम अपने किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं या फिर उस प्रोडक्ट की सर्विस को क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, और जो इसी का उन्होंने कितने 7 क्वालिटी कंट्रोल टूल दिए हैं, कौन कौन से, उसको उनको याद करने का तरीका क्या होता है? ये मैंने शॉर्ट ट्रिक लिख रखी है, इसको याद कर लेना। क्या है? हिस्ट्री फॉलो करके पैटी चेक से स्कैटर फिश कंट्रोल की। क्या बोला मैंने? हिस्ट्री फॉलो करके पैरिटी चेक से स्कैटर फिश कंट्रोल की। ठीक है ना। दिखा देते हैं कैसे याद करना है। सॉरी। हिस्ट्री मतलब हिस्टोग्राम, फॉलो मतलब फ्लो चार्ट, करके छोड़ो। पैटी मतलब पैरेटो चार्ट, चेक मतलब चेक सीट और टैली सीट। ठीक है ना। स्कैटर मतलब स्कैटर डायग्राम, फिश मतलब फिश बोन डायग्राम। और याद रखना है, फिश बोन डायग्राम को ही हम इसी का डायग्राम या कॉस इफेक्ट डायग्राम कहते हैं। ठीक है ना। ओके, और जो कंट्रोल क्या बोलते हैं? कंट्रोल चार्ट। ठीक है, तो तुमको याद क्या करना है? इनको याद करने की जरूरत नहीं है, तुम भूल जाओगे। ठीक है, क्या याद करना है? सिर्फ हिस्ट्री फॉलो करके पैटी चेक से स्कैटर फिश कंट्रोल की। समझ में आ गया? ठीक है, अब आगे देखते हैं हिस्टोग्राम क्या होता है। ठीक है, तो हिस्टोग्राम क्या है? अ बार ग्राफ दैट शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा। इट इज यूज टू डिटरमाइन द स्प्रेड एंड वेरिएबल ऑफ डाटा पॉइंट इन ग्राफिकल फॉर्म। मतलब क्या है? जो हमारा हिस्टोग्राम है, वो हिस्टोग्राम कुछ नहीं होता है, एक बार चार्ट होता है जो हमारे डाटा के डिस्ट्रीब्यूशन को शो करता है। ठीक है ना। और जो हमारे वेरिएबल है, और वेरिएबल मतलब डाटा पॉइंट के जो वेरिएबल है, ठीक है ना, उसको कैसे डिटरमाइन करता है, इसको भी हम ग्राफिकल रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। ठीक है, जैसे हमारे क्या हिस्टोग्राम है, इसको ये जैसा हिस्टोग्राम है वैसे ही तो बार चार्ट बनता है ना। सेम ऐसे ही तो बार चार्ट होता है कि नहीं होता है? ठीक है, तो बार चार्ट में क्या है, ये किस किस के बीच में? फ्रिक्वेंसी वर्सेस इंटरवल के बीच में है। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या है? हिस्टोग्राम का डायग्राम है। ठीक है, अब एक होता है कि जो प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, वो उसकी क्वालिटी है, वो हमारी विद इन रेंज है कि नहीं है। जैसे कि हमको एक टारगेट होता है, ठीक है, और एक हमारे क्या होते हैं? अपर कंट्रोल लिमिट और एक होती है लोअर कंट्रोल लिमिट। फॉर एग्जांपल, हमारे घर पे एक स्टूल प्लाजर है। ठीक है, अगर हम बोल दें जो हमारा वोल्टेज है स्टूल प्लाजर है, वो अप्रॉक्स 220 वोल्टेज होना चाहिए हमारे घर की सप्लाई के लिए। ठीक है, अगर वेरी करे तो बोल देते हैं 250 से अबव नहीं होना चाहिए और 200 से नीचे नहीं होना चाहिए। 250 क्या हमारी अपर कंट्रोल लिमिट है, 200 क्या हमारी लोअर कंट्रोल लिमिट है, और 220 क्या हमारा टारगेट है। समझ में आ गया? ठीक है, तो वही है, अगर हमारा टारगेट, जो हमारी जो वैल्यू आएगी, अगर यहाँ पर जा रही है या फिर यहाँ पर जा रही है, ठीक है, तो हम क्या बोल देंगे? आउट ऑफ कंट्रोल है हमारे। ठीक है ना, जैसे ये डायग्राम है, ये वाला पहला वाला डायग्राम, ये क्या है? लोअर कंट्रोल लिमिट और अपर कंट्रोल लिमिट के बीच में, इसे क्या बोलेंगे? प्रोसेस विद इन कंट्रोल लिमिट। ठीक है, जैसे ये वाला डायग्राम है, क्या कंट्रोल लिमिट के बाहर है, लोअर कंट्रोल लिमिट के बाहर है, तो इसके बोल देंगे प्रोसेस आउट ऑफ कंट्रोल। जो हमारा प्रोसेस क्या है? आउट ऑफ कंट्रोल। समझ में आ गया? ये तो बताई दिए हैं। एल सी एल और यू सी एल क्या बोलते हैं? अपर एंड लोअर कंट्रोल लिमिट। ठीक है, अब देखते हैं फ्लो चार्ट क्या होता है। ठीक है, तो फ्लो चार्ट क्या होता है? आ डायग्राम दैट यूज ग्राफिकल सिंबल to depict the nature and follow flow of step in process। मतलब क्या है? जो हमारा फ्लो चार्ट है, ठीक है, वो सिर्फ डायग्राम को यूज करके ग्राफिकल सिंबल से, जैसे कि हम कोई प्रोग्रामिंग करते हैं, ठीक है ना, तो प्रोग्रामिंग करते हैं तो पहले क्या करेंगे? ऑपरेशन करेंगे या फिर वो इनपुट देंगे। ठीक है, स्टोरेज कहाँ करना है, आउटपुट कहाँ करना है, काम को
डिसीजन लेना है, कब डिले करना है, कब ट्रांसफर करना है, कब लाइन फ्लो करना है, तो ये क्या करना है, उसकी स्टेप बाय स्टेप की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, ठीक है। जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की जो सिंबल है वो क्या क्या है, सिंबल याद रखना, डायरेक्ट आते हैं, ठीक है ना, बहुत बार क्वेश्चन आया इससे, सॉरी। जैसे कि तुमको ये सिंबल दे देंगे, बोल देगा कौन सा सिंबल किसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। तो याद रखना, जो सर्किल है क्या, जो सर्किल है वो किसको, ऑपरेशन को, ठीक है। ओ, आगे ओ है ना, तो क्या ऑपरेशन को ये सेटिस्फाई करता है सर्किल। जो सर्किल होगा वहाँ पर क्या होगा, ऑपरेशन होगा, ठीक है। जो स्क्वायर होगा वहाँ क्या होगा, इन्फेक्शन होगा, क्या होगा, इंस्पेक्शन होगा स्क्वायर में। ट्रायंगल में स्टोरेज होता है हमारा डाटा। जो पैरेललोग्राम है, क्या जो पैरेललोग्राम है उसे क्या होता है, इनपुट आउटपुट डाटा होता है। इनपुट भी दे सकते हैं और आउटपुट भी ले सकते हैं, किससे, पैरेललोग्राम से। समझ में आ गया, ठीक। और ऑक्टागोनल, क्या ऑक्टागन से हम क्या कर सकते हैं, स्टार्ट करना होगा और किसी भी प्रोग्राम को स्टार्ट और स्टॉप कर सकते हैं, कहाँ पर, ऑक्टागन में, ठीक है। ये फिगर किसका होता है, ट्रांसपोर्टेशन का। ये किसका है, डिले का। ये किसका है, फ्लो लाइन का। याद रखना ये किसका, डिसीजन मेकिंग का, ठीक है। डिसीजन मेकिंग मतलब कैसे, अगर हमारा प्रोसेस सही है तो यस, तो यहाँ चला जाएगा, ठीक है। अगर प्रोसेस सही नहीं है, रॉन्ग है, तो हमारा प्रोसेस यहाँ चला जाएगा, ठीक है, फिर रिकवर होकर फिर आएगा। डिसीजन मेकिंग का यही वर्क होता है, ठीक है। समझ में आ गया होगा। ये सिंबल याद रखना, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सिंबल आते हैं, सिंबल आ जाएगा, ये सिंबल ऐसे बन के आ जाएगा, बोल कि किसको रिप्रेजेंट करता है, इनपुट आउटपुट, ठीक है ना। हम्म, देखते हैं पेरेटो चार्ट क्या होता है। जो हमारा अगला टूल कौन सा, पेरेटो चार्ट है, ठीक है। याद रखें, जो पेरेटो चार्ट है दिया किसने था, जो पेरेटो चार्ट दिया था वेल्फ्रेडो पेरेटो ने। क्या बोला, ये वेल्फ्रेडो पेरेटो ने दिया था। ये थे कौन, ये इटालियन इकोनॉमिस्ट थे। कौन थे, इटालियन इकोनॉमिस्ट थे। ये भी आ सकता है, तो याद रखना, ठीक है। और जो पेरेटो चार्ट है उसको बोलते क्या है, उसको हम ABC एनालिसिस बोल सकते हैं, या फिर 80-20 लॉ बोल सकते हैं, ठीक है। ये करता क्या है, ऑलवेज बेटर कंट्रोल। इससे क्या होता है, बहुत ही अच्छा कंट्रोल होता है। और क्या होता है, इससे क्लासिफिकेशन और इन्वेंट्री, और उससे क्लासिफिकेशन इन्वेंट्री कर सकते हैं, और इन्वेंट्री वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, या यूज़र वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। जो इसका फिगर है ये, ठीक है। ये क्या है, इन्वेंट्री वैल्यू और इन्वेंट्री के बीच में ग्राफ है, ठीक है। ये बोलता क्या है, ये बोलता है कि जो 20, अगर हम जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं इंडिया में पैसों के हिसाब से, ठीक है। तो क्या बोलता है कि जो 20%, क्या 20% लोगों के पास 80% रुपये हैं। क्या बोला, इस इंडिया में 20% लोगों के पास 80% वर्थ है, या बोलते हैं वेल्थ है, ठीक है ना, या बोल सकते हैं मनी है, ठीक है ना। और जो 50% पॉपुलेशन है, वो टोटल मनी कितनी है, 90%, कितना, 90% है। और जो 100% पीपल हैं उनके पास 100% मनी है। याद रखना, इसको क्या बोलते हैं, ABC एनालिसिस। क्या बोला, जैसे कि रुपयों के हिसाब से लें तो इंडिया में जो 20% लोग हैं उनके पास कितना, 80, या सॉरी यहाँ 80 लिखते हैं ना, गलत है क्या, यहाँ पर 80, ठीक है। तो 80% मनी है। और जो 50% लोग उनके पास 90% मनी है। और जो 100 है तो 100% मनी है। याद रखना, जैसे इसमें लिखा हुआ है 80-20, इसे यहीं से लिया गया है, ठीक है। हाँ, तो ये एक एग्जाम्पल यही दे रखा है, 20% ऑफ पॉपुलेशन आर हैविंग 80% ऑफ वेल्थ, हैविंग नोन एज 80-20 लाख, ठीक है। ये मनी में नहीं, ठीक है ना, ये किसी भी प्रोडक्ट में भी वर्क करता है, ठीक है। याद रखना, जो 80% प्रॉब्लम होती है किसी भी प्रोडक्ट में, वो 20% प्रोडक्ट्स कंपोनेंट की वजह से ही होती है। क्या बोला मैंने, जो 80% प्रॉब्लम होती है वो 20% कंपोनेंट प्रोडक्ट के कंपोनेंट की वजह से ही होती है, ठीक है ना। जैसे इसका एग्जांपल दे रखा है, अनदर एग्जांपल, 80% ऑफ प्रॉब्लम आर क्रिएटेड बाई 20% ऑफ कॉजेज़। मतलब क्या है, जो 20% ऑफ कॉजेज़ हैं वो हमारे 80% ऑफ प्रॉब्लम के कारण होते हैं। याद रखना, ठीक है। और हमारा अगला कौन सा आता है, चेक सीट, या बोल सकते हैं हम टैली सीट, ठीक है। तो चेक सीट या टैली सीट क्या होती है, ठीक देखते हैं। इट यूज टू कीप द ट्रैक ऑफ डिफेक्ट डाटा कलेक्ट here can be used to input data for other quality control tool, ठीक है ना। जो चेक सीट है, ठीक है, या फिर
टैली शीट है, इसके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, जो डिफेक्ट हो रहा है उसको हम कह सकते हैं ट्रैक कर सकते हैं कि हमारा जो मशीन है कहाँ पर और कब ख़राब हो रही है, ठीक है ना। और इससे डाटा हम क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं, उसके हिसाब से जो इनपुट डाटा है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे हमारा क्या है, दो ऑपरेटर हैं, ठीक है, ऑपरेटर ए और ऑपरेटर बी, ठीक है। या वो जो मशीन ए या मशीन बी, ठीक है। मॉर्निंग में कितने डिफेक्ट आ रहे हैं, एक डिफेक्ट आ रहा है, ठीक है, मशीन वन में, ऑपरेटर वन में, ठीक है। और जो नंबर ऑफ डिफेक्ट हैं इसमें मशीन टू में कितने हैं, टू हैं, ठीक है। ये क्या मॉर्निंग। अब इवनिंग में क्या होगा, जो मशीन वन में कितने, दो डिफेक्ट आ गए हैं, और जो मशीन टू है उसमें कितने डिफेक्ट आ गए हैं, फाइव डिफेक्ट आ गए हैं, ठीक है। ऐसे ऑपरेटर बी है, ठीक है, उससे मशीन वन में कितने, वन है, और उस पर मशीन टू में टू है, ठीक है। और इवनिंग में क्या हो जा रहा है, मशीन वन में टू ही है, और जो मशीन टू है उसमें कितने हो रहे हैं, टेन, सॉरी 12 हो जा रहा है, कितना हो जा रहा है, 12 हो जा रहा है, ठीक है। इससे क्या हमको पता पड़ता है, इससे हमको ये पता पड़ता है, पहले ये पता ये है क्या, ये क्रॉस है, ये है क्या, क्रॉस क्या है, नंबर ऑफ टाइम, हाँ नंबर ऑफ टाइम सुपरवाइज़र कॉल पर डे। मतलब सुपरवाइज़र क्या होता है, मशीन को सुपरवाइज़ करता है कि कब खराब हुई, क्या खराब हुआ, क्या देखना है, क्या ऑयल ग्रीसिंग करनी, क्या करना है, ठीक है, सुपरवाइज़ करना है किसी मशीन को, सुपरवाइज़ करने वाले क्या बोलते हैं, सुपरवाइज़र कहते हैं, ठीक है ना। तो आगे क्या लिखा हुआ देखते हैं, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। क्या हो रहा है, इन दी मॉर्निंग बोथ ऑपरेटर एंड बोथ मशीन आर सीम टू बी वर्किंग गुड, ठीक है ना। दोनों ऑपरेटर और दोनों मशीन मॉर्निंग कितना कितना दे रही हैं, एक या फिर दो डिफेक्ट दे रही है, तो मतलब क्या है, ठीक है, अच्छा काम, ठीक है। बट जैसे इवनिंग आते आते क्या हो जाता है, उसमें नंबर ऑफ डिफेक्ट बढ़ जाते हैं, वही लिखा है इसमें, सॉरी, हाँ, बोथ ऑपरेटर्स seems good. However, in however in the evening, both operating meeting making mistake and machine to making more mistake, ठीक है ना। इवनिंग आते आते जो हमारे ऑपरेटर हैं, ऑपरेटर वगैरह हैं, वो कुछ मिस्टेक कर देते हैं, या फिर बोल सकते हैं मशीन टू है वो क्या कर रही है, मोर मिस्टेक कर रही है। ऑपरेटर तो कर रहा है थोड़ी बहुत, ठीक है, लेकिन क्या मशीन में क्या कर रही है, जो सेकंड मशीन वो क्या कर रही है, ज़्यादा मिस्टेक दे रही है। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, देयर मे बी सम ऑपरेटर faithing involved and there is some condition on the machine tool which need to be investigated, ठीक है ना। जो ऑपरेटर है, ठीक है, वो कुछ इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, और या फिर जो हमारी मशीन है, ठीक है, मशीन में कौन सा पार्ट ख़राब हो गया है, ठीक है ना, उस टूल को या मशीन टूल को क्या इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है, ठीक है ना। देखा, मशीन टूल विच नीड टू बी इन्वेस्टिगेटेड, समझ में आ गया, ठीक है। देखो कंट्रोल चार्ट क्या होता है, ठीक है। तो कंट्रोल चार्ट क्या होता है, द प्राइमरी पर्पज ऑफ द कंट्रोल चार्ट इज टू प्रिडिक्ट एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट आउटकम। मतलब क्या है, कंट्रोल चार्ट का जो प्राइमरी पर्पज होता है वो सिर्फ इतना है कि वो जो एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट आउटकम है उसको प्रिडिक्ट करना, ठीक है। कैसे प्रिडिक्ट करना, कि वो हमारे जो आउट आउटकम है वो हमारे कंट्रोल लिमिट के अंदर है कि कंट्रोल लिमिट के बाहर है, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल ये क्या है, हमारी सेंटर लाइन है, ये हमारा सेंटर लाइन को हम क्या बोल सकते हैं, टारगेट बोल सकते हैं। पीछे हम टारगेट पाया था ना, तो सेंटर लाइन में क्या बोल सकते हैं, टारगेट। तो ये हमारा क्या सेंटर लाइन है, ये हमारी क्या है, लोअर कंट्रोल लिमिट है, और ये हमारी क्या अपर कंट्रोल लिमिट है। यहाँ एल लिख लेना, यू लिखा है सॉरी, यहाँ पर क्या एल, ठीक है ना। तो ये हमारी क्या लोअर कंट्रोल लिमिट है, और ये हमारी क्या अपर कंट्रोल लिमिट है, ठीक है ना। हमारे आउटकम यहाँ पर आ रहे हैं ऐसे ऐसे, ठीक है, लेकिन एक आउटकम कहाँ बाहर चला गया, तो इसे क्या बोलोगे, आउट ऑफ द कंट्रोल, ये हमारे कंट्रोल के बाहर है। समझ में आ गया, ठीक है। जैसे नीचे दे रखे हैं, तो ये हमारा क्या दे रखा है, एक ये हमारा आउटकम है, ठीक है ना। तो ये क्या है हमारा, देखो ये बाहर चला गया, तो क्या स्टेबल नहीं, स्टेबल तभी होगा जब ये कंट्रोल लिमिट के अंदर ही होगा, ठीक है। तो कंट्रोल लिमिट के यहाँ बाहर चला गया तो क्या स्टेबल नहीं है, तो इसे क्या बोलोगे, नॉट स्टेबल। और क्या बोलोगे, नॉट सेंटर्ड, सेंटर्ड नहीं है, सेंटर्ड के बाहर है, मतलब कंट्रोल लिमिट के बाहर है, तो इसे क्या बोलोगे, नॉट सेंटर्ड, ठीक है ना। और नॉट विद इन कंट्रोल लिमिट, और ये कंट्रोल लिमिट के भी अंदर नहीं है, ठीक है ना। जो हमारा सेकेंड है, सेकेंड में क्या है, सेकेंड में क्या है, ये सेंटर्ड है, सेंटर्ड है, सेंटर के मतलब ऊपर नीचे हो रहा है, तो ये सेंटर्ड है, ठीक है। स्टेबल है क्योंकि कंट्रोल लिमिट के अंदर है, और विद इन दी कंट्रोल लिमिट है। समझ में आया क्या है, विद इन दी कंट्रोल लिमिट है, समझ में आ गया, ठीक।
हमारा थर्ड है, थर्ड में क्या है, सेंटर्ड है, ठीक है, स्टेबल भी है, ठीक है, विद इन कंट्रोल लिमिट है, बट ये क्या है, थोड़ा इम्प्रूवमेंट प्रोसेस है इससे, ठीक है। जो हमारा अगला पॉइंट क्या है, इम्प्रूव्ड प्रोसेस थर्ड टू फोर्थ, अगर थर्ड से फोर्थ जा रहा है तो क्या है, थर्ड से थोड़ा इम्प्रूवमेंट प्रोसेस है फोर्थ में, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब जो देखते हैं नीचे क्या होता है, कंट्रोल चार्ट ग्राफ इज यूज टू स्टडी हाउ टू प्रोसेस चेंज ओवर टाइम, मतलब क्या है, जो हमारा कंट्रोल चार्ट होता है वो क्या करता है, वो यूज करता है कि हम कैसे कैसे, ठीक है, टाइम को अगर चेंज करें तो हम कैसे कैसे प्रोडक्ट में चेंज आ रहा है उसकी क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, ठीक है। जो प्रोसेस में क्या चेंज आ रहा है या फिर हमारे प्रोडक्ट में क्या चेंज आ रहा है, एक ही होता है, ठीक है। टाइम पे मतलब टाइम अगर बीत रहा है तो प्रोडक्ट में क्या चेंज आ रहा है, इसी को क्या करता है, कंट्रोल चार्ट में यूज करता है या स्टडी करता है, ठीक है ना। और ये किया हो याद रखना, जो कंट्रोल चार्ट है, वेरिएबल कैन आल्सो बी डिफाइंड बाय नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर, ठीक है। जो कंट्रोल चार्ट है इसको हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर में भी शो कर सकते हैं, याद रखना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या, जो कंट्रोल चार्ट है, कंट्रोल चार्ट वेरिएबल है, कैन आल्सो बी डिफाइंड बाय नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर, ये हमारा क्या है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर में इसमें भी हम क्या शो कर सकते हैं। जैसे एक हमारा क्या है, ये हमारा प्रोडक्ट का आउटपुट है या आउटकम है, ठीक है ना, और ये हमारा उसी का क्या बना दिया है हमको, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर बना दिया, ठीक है। सेंटर में हाईएस्ट है, ये लोअर कंट्रोल लिमिट है, ये हमारी अपर कंट्रोल लिमिट है, समझ में आना, ठीक। और इससे ये ज़्यादा स्टेबल होता है, याद रखना, इससे हमको आउटपुट बहुत अच्छे ढंग से आया, किससे, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से आउटपुट बहुत अच्छे ढंग से आ सकता है, ठीक है। अब देखते हैं जो कंट्रोल चार्ट होता है कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। तो कंट्रोल चार्ट क्या होता है, कंट्रोल चार्ट फॉर वेरिएबल, ठीक है ना, एक होता है वेरिएबल डिपेंड करना, दूसरे का होता है कंट्रोल चार्ट फॉर एट्रीब्यूट, जो हिंदी मीडियम में क्या उनसे बता देता हूँ, एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है, गुण, ठीक है, क्या उसके जो क्या गुण है या गुणधर्म क्या है उसके, ठीक है ना, ओके। तो कंट्रोल चार्ट क्या होता है, दो टाइप के होते हैं कंट्रोल चार्ट, कौन से, कंट्रोल चार्ट फॉर वेरिएबल, कंट्रोल चार्ट फॉर एट्रीब्यूट, ठीक है ना। याद रखना जो वेरिएबल वाला पार्ट है वो क्या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन शो करते हैं, और जो हमारा एट्रीब्यूट वाला पार्ट है उसको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से शो करते हैं, ठीक है ना। ओके, कंट्रोल चार्ट फॉर वेरिएबल वाला टू टाइप के होते हैं, कौन से, एक्स चार्ट और आर चार्ट, समझ में आया? ठीक है। और जो एट्रीब्यूट वाले होते हैं वो भी टू टाइप के होते हैं, पी चार्ट और सी चार्ट, ठीक है ना। ये दोनों, जो इसका जो एक्सपेंशन होगा वो दोनों नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में होगा, ठीक है ना। और जो पी चार्ट है वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, और जो सी चार्ट है क्या होगा, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में होगा। हेलो गाइस, तो स्टार्ट करते हैं स्कैटर डायग्राम, ठीक है। तो हमारा जो अगला टूल है कौन सा है, स्कैटर डायग्राम, देखते हैं क्या होता है। इट इज़ प्लॉट बिटवीन टू वेरिएबल्स, इट इज़ यूज टू शो द कोरिलेशन बिटवीन दीज टू वेरिएबल्स, मतलब क्या है, जो हमारा स्कैटर डायग्राम है, ठीक है, इट्स ओनली यूज टू वेरिएबल्स, ठीक है। और ये क्या, इन दोनों में रिलेशन बताता है कि ये रिलेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हमारा क्या, माइलेज ऑफ द कार, क्या है, माइलेज ऑफ कार, थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, ठीक है, माइलेज ऑफ कार वर्सेस वेट ऑफ द कार, मतलब क्या है, जैसे जैसे हमारा जो वेट ऑफ द कार, मतलब कार का जो वेट है वो इंक्रीज होता जाएगा, वैसे वैसे हमारा जो कार की माइलेज है वो रिड्यूस होती चली जाएगी, ठीक है। तो क्या इन दोनों में रिलेशन है, ठीक है। अगर वेट का कार ज़्यादा होगा तो हमारा जो माइलेज वो कम होगा, अगर वेट कम होगा तो माइलेज बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है ना, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, रिलेशन बोलते हैं, ठीक है। अगर ये स्लोप नीचे की ओर है तो उसे बोलते हैं नेगेटिव कोरिलेशन, ऊपर की ओर है तो पॉजिटिव कोरिलेशन, और कोई रिलेशन नहीं है तो क्या बोलोगे, नो कोरिलेशन। फॉर एग्जांपल इससे पहले समझा देता हूँ, ठीक है, सॉरी। तो ये हमारी क्या है, टेन लाइन है, ठीक है, कैसी ट्रेन कर रही है, और हमारा ये क्या है, स्कैटर डायग्राम है, समझ में आ गया, ठीक है। फिर क्या है, फर्स्ट टेन लाइन गोइंग डाउनवर्ड, हमारी जो जो लाइन है क्या डाउनवर्ड जा रही है तो इसको क्या बोलोगे, नेगेटिव कोरिलेशन, ठीक है ना। एज वेट ऑफ द कार इंक्रीज, जैसे जैसे वेट का कार इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे हमारा माइलेज ऑफ द कार क्या रिड्यूस होता चला जाएगा, ठीक है। अब क्या होता है, टेन लाइन गोइंग अप, जब हमारा टेन लाइन क्या ऊपर क्यों जा रही है, तब क्या होगा, जो पॉजिटिव, तो फिर क्या होगा, हमारा कोरिलेशन पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। जैसे वन वेरिएबल इंक्रीज, अदर वेरिएबल आल्सो इंक्रीज, जैसे फॉर एग्जांपल कोई मैथ है, ठीक है ना। अब मैथ में जितने हमारे
कस्टमर आएंगे खाने के लिए, वैसे हम खाना ज़्यादा बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, नंबर ऑफ कस्टमर प्लस नंबर ऑफ फूड, ठीक है ना, या वेट ऑफ द फूड। समझ में आ गया। तो ये क्या है, पॉजिटिव कोरिलेशन। अब जैसे एक तीसरा जो हमारी पॉसिबिलिटी है नो कोरिलेशन। अगर पॉसिबिलिटी इज नो कोरिलेशन, नो कोरिलेशन मतलब जैसे उसमें कोई रिलेशन ना हो, ठीक है ना, एक दूसरे में कोई रिलेशन ना हो। जैसे कि सैलरी ऑफ मैन, क्या सैलरी, किसी भी आदमी की सैलरी वर्सेस साइज ऑफ शूज़, मतलब किसी भी आदमी की सैलरी और उसके शूज़ में, शूज़ के साइज़ में क्या कोई रिलेशन होता है, नहीं होता है। तो उसे क्या बोलते हैं, नो कोरिलेशन। समझ में आ गया, ठीक। अब देखते हैं फिश बोन डायग्राम क्या होता है, ठीक है। अब देखो फिश बोन डायग्राम को हम क्या कहते हैं, इसी का वो डायग्राम क्या बोला, जो फिश बोन डायग्राम है उसी को क्या बोलते हैं, इसी का वो डायग्राम या कॉज इफेक्ट डायग्राम, क्या कॉज इफेक्ट डायग्राम, ठीक है ना। ओके, तो उसको नीचे करते हैं। तो हमारे क्या है, ये हमारा कॉज इफेक्ट डायग्राम है, ठीक है ना, या फिर इसी का वो डायग्राम है, या बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है इसमें। इसमें एक हेड होता है और इसमें क्या ब्रांचेस निकली होती हैं, ठीक है ना। इन ब्रांचेस को बोलते हैं कॉजेस, मतलब फर्स्ट कॉज, एक फर्स्ट कॉज हुआ, सेकेंड कॉज, थर्ड कॉज, फोर्थ कॉज, ठीक है ना। ये हमारा क्या हेड है, हेड को क्या बोलते हैं, आउटपुट बोलते हैं, इफेक्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हेड को क्या बोलते हैं, इफेक्ट, ठीक है। ये हमारी कॉजेज हैं। और इसमें जो सब ब्रांचेज हैं, ये क्या है, जो ये सब ब्रांचेज हैं इनको क्या बोलते हैं, रीजन, मतलब जो ये कॉज है किस रीजन की वजह से आया है, ठीक है ना। और इस कॉज से इस हेड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, फिश बोन डायग्राम। मतलब क्या है, मान लो हमने कोई गाड़ी बनाई, ठीक है ना। तो इस गाड़ी में अगर हम कोई भी पहिए को चेंज करते हैं, ठीक है ना, तो चेंज किया क्योंकि जो हमारे दूसरे वाले पहिए हैं उसकी क्वालिटी कम है, ठीक है ना। तो उसकी क्वालिटी कम है तो हमने क्या, एक कॉज है ये, ठीक है ना। तो इसको हमने चेंज कर दिया, तो हमारी जो पूरी गाड़ी है उसमें क्या इफेक्ट आएगा, समझ में आ रहा है। तो ये हेड क्या है हमारा, इफेक्ट को सोच कर रहा है, कॉज हमारा ये, और ये ब्रांचेज हमारी कॉज हैं, और जो हमारी सब ब्रांचेज हैं वो क्या रही क्या है हमारी रीजन्स हैं, याद रखना, ठीक है ना। सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाता है इससे। नीचे लिखा हुआ है जो हेड है वो क्या इफेक्ट है, ब्रांचेस क्या कॉज है, और जो सब ब्रांचेस हैं वो क्या रीजन है, ठीक है ना। अब देखते हैं अगला हमारा। तो अब स्टार्ट करते हैं, एक्स बार चार्ट या मीन चार्ट क्या होता है, क्या बोला मैंने, एक्स बार चार्ट या मीन चार्ट क्या होता है। तो क्या लिखा हुआ है, इट इज़ यूज टू शो द वेरिएशन इन सैंपल, मतलब सैंपल में क्या वेरी हो रहा है उसको शो करता है। एंड आल्सो सेंटरिंग ऑफ प्रोसेस, जो हमारा प्रोसेस चल रहा है उसको सही टारगेट पर ले आता है या प्रोसेस सेंटर्ड करता है, एक ही बात होती है, ठीक है। स्मॉल एन क्या है हमारा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ ई सैंपल। एक्स बार क्या हमारा, मीन ऑफ वेरिएशन ऑफ ई सैंपल। आर क्या, रेंज ऑफ वेरिएशन ऑफ ई सैंपल। याद रखना, एक्स बार क्या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, एक्स बार मीन है, और आर क्या रेंज है। समझ में आ गया, ठीक है। अब देखते हैं, जैसे हमको ये सैंपल दे रखे हैं, फर्स्ट सैंपल, सेकेंड सैंपल, थर्ड सैंपल, टोटल एनथ सैंपल, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल कितने, एन है, याद रखना, ठीक है। और एन क्या है, एन है ऑब्जर्वेशन है, फर्स्ट सैंपल में कितने ऑब्जर्वेशन हो रहे हैं, सेकेंड सैंपल में कितने, थर्ड सैंपल में कितने ऑब्जर्वेशन हो रहा है। तो यहाँ से हमें कितने कितने हो रहे हैं, एन हो रहा है, ठीक है ना। हाँ, एन के नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब हमने 5 बार ऑब्जर्वेशन किया, ठीक है ना। तो ऑब्जर्वेशन में पहले कितना, 2 डिफेक्ट आए, फिर 3 आए, फिर 4 आए, फिर 3 आए, फिर 2 आए। तो इन सब क्या निकालोगे, मीन निकालो, क्या निकालोगे, मीन निकालोगे। तो इन सबको जब मीन निकालोगे तो एक्स बार कितना आएगा, 2.8, कितना आएगा, 2.8। अब क्या निकालना था, रेंज, आर थी, तो रेंज क्या था, हाईएस्ट, सॉरी, पॉजिटिव वैल्यू, सॉरी, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। रेंज क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 4 है, मिनिमम वैल्यू कितनी है, 2 है। तो 4 माइनस 2 निकालो, कितना आएगा, 2 आएगा। समझ में आ गया, ठीक है। और जो हमारा एक्स, ये हमारा एक्स बार है, ये क्या हमारा फर्स्ट सैंपल का है। ऐसे सेकंड सैंपल कुछ होगा, थर्ड सैंपल कुछ और होगा, और फर्स्ट एनथ सैंपल का कुछ और मीन होगा। तो इन सारे मीन का क्या निकालेंगे, फिर से मीन निकालना, क्या बोला मैंने, इन सारे सैंपल का फिर से मीन निकालेंगे, और उसका किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स डबल बार से। क्या, एक्स डबल बार से रिप्रेजेंट करेंगे। तो एक्स डबल बार क्या होगा, एक्स वन बार प्लस एक्स टू बार डबल डॉट एक्स एन बार अपॉन एन, ठीक है ना। तो सारी वैल्यू सब पुट करोगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एक्स डबल बार आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एक्स डबल बार आ जाएगा। फॉर्मूला याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ठीक है। तो हमारी जो कंट्रोल लिमिट होगी क्या होगी,
कंट्रोल लिमिट कितनी होगी, एक्स बार, क्या है एक्स डबल बार होगा, क्या वो कंट्रोल लिमिट होगी, तो उसमें कुछ अपर कंट्रोल लिमिट होगी और लोअर कंट्रोल लिमिट होगी। अगर इससे बियॉन्ड जाता है तो क्या हो जाएगा, हमारा प्रोसेस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या अपर लिमिट होती है और लोअर कंट्रोल लिमिट होती है, तो अपर कंट्रोल लिमिट क्या होती है फॉर 3 सिग्मा, दो इन जनरल देना रखा हो कि फर्स्ट सिग्मा निकालना है, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, इन जनरल या बाई डिफ़ॉल्ट कितना 3 सिग्मा निकालते हैं, जब तक उसमें देना रखा हो 2 सिग्मा निकालना, 3 सिग्मा निकालना, ठीक है ना। तो क्या होता है एक्स डबल बार प्लस 3 सिग्मा एक्स, एक्स डबल बार माइनस 3 सिग्मा एक्स, ठीक है। प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस यहाँ पे माइनस, अपर है तो प्लस, लोअर है तो माइनस, ठीक है। लेकिन जो सिग्मा एक्स है, सिग्मा एक्स क्या होता है, सिग्मा अपॉन रूट ऑफ एन, रूट ऑफ क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो रहे थे, क्या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो रहे थे, ठीक है ना, ओके। तो क्या होता है एक्स सिग्मा एक्स क्या होता है, सिग्मा अपॉन रूट ऑफ एन, क्या सिग्मा अपॉन रूट ऑफ एन, और सिग्मा क्या है, जो हमारा यूनिवर्सल प्रोसेस स्टैंडर्ड डेविएशन है, और सिग्मा एक्स क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर सैंपल मीन है। अगर तुमको ये फॉर्मूला याद नहीं करना तो मत करो, सीधे याद करना, जो कंट्रोल लिमिट है उतनी है, ठीक है। अपर कंट्रोल लिमिट होती है कितनी, ये सिग्मा सॉरी एक्स डबल बार प्लस 3 सिग्मा एक्स, और 3 सिग्मा एक्स गए, तुम अगर ये याद कर लोगे तो सही रहेगा, ठीक है। और अपर लोअर कंट्रोल लिमिट क्या हो जाएगी, 3 सिग्मा माइनस, सॉरी सॉरी, एक्स डबल बार माइनस 3 सिग्मा, ठीक है ना, ओके। ऐसे मुझे 2 सिग्मा, तो यहाँ 3 के क्या आएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कंट्रोल लिमिट एक्स डबल बार, अपर कंट्रोल लिमिट एक्स डबल बार प्लस 2 सिग्मा अपॉन रूट ऑफ एन, ठीक है। और लोअर कंट्रोल लिमिट कितना आ जाएगी, एक्स डबल बार माइनस 2 सिग्मा अपॉन रूट, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके ऊपर। तो क्या है, आ ड्रिलिंग मशीन विथ बोर होल ऑफ मीन डायमीटर, इतना मीन डायमीटर दे रखा है, मतलब क्या एक्स डबल बार दे रखा है, क्या दे रखा है, एक्स डबल बार दे रखा है हमको, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इतना, हम क्या दे रखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा दे रखा है हमको, ठीक है। ओके, कैलकुलेट दी 2 सिग्मा एंड 3 सिग्मा, 2 सिग्मा निकालना, 3 सिग्मा निकालना, क्या निकालना, 2 सिग्मा 3 सिग्मा, अपर कंट्रोल लिमिट एंड लोअर कंट्रोल लिमिट फॉर द मीन ऑफ द सैंपल इज 4, जो हमारा मीन कितना दे रखा है, सैंपल का जो मीन कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। तो ठीक, सॉल्व करो भैया। तो हमारा 2 सिग्मा के लिए निकालते हैं, तो अपर कंट्रोल लिमिट क्या होती है, एक्स डबल बार प्लस 2 इंटू सिग्मा अपॉन रूट ऑफ एन, ठीक ना, ओके। तो जो हमारा सी डबल सिग्मा की वैल्यू, सॉरी एक्स डबल बार की वैल्यू कितनी इतनी थी, मीन मीन कितना इतना था, ठीक है। स्टैंडर्ड सिग्मा कितना इतना है, अपॉन रूट ऑफ एन, एन की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो रूट ऑफ 4 कितना आ जाएगा, 2 यहाँ पे आ जाएगा, और इंटू 2 सिग्मा तो 2 होगा, 3 सिग्मा है तो 3 होगा, याद रखना, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला याद है, तो क्या अपर कंट्रोल लिमिट, और यहाँ माइनस कर दोगे तो लोअर कंट्रोल, यहाँ माइनस करोगे तो लोअर कंट्रोल लिमिट आ जाएगी, ठीक है। ऐसे 3 सिग्मा में निकालोगे तो ये क्या है, एक्स डबल बार है 3 इंटू सिग्मा अपॉन रूट ऑफ एन, सॉल्व करोगे तो अपर कंट्रोल लिमिट, प्लस में अपर कंट्रोल लिमिट, और माइनस में लोअर कंट्रोल लिमिट, क्या माइनस। तो अब स्टार्ट करते हैं आर चार्ट। आर चार्ट क्या होता है, रेंज चार्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेंज चार्ट, ठीक है। तो रेंज चार्ट क्या होता है, सीधे सीधे क्वेश्चन सॉल्व करो। आर आई क्या होता है, रेंज ऑफ वेरिएशन ऑफ सैंपल, क्या रेंज ऑफ वेरिएशन ऑफ सैंपल, मतलब हमारे सैंपल में कितने वेरिएशन है, तो कितना कैसे निकालोगे, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू से निकालते थे, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू से क्या सैंपल के कितनी रेंज आ रही है वो निकालोगे, ठीक है। फर्स्ट सैंपल में कितनी रेंज है, सेकेंड सैंपल में कितनी रेंज है, अगर कैपिटल एन हमारे अगर सैंपल हैं, तो हमारी जो आर आई है, आर आई वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी, 1 to n, कितना 1 to n वेरी करेगी, ठीक है। तो आर आई निकाल लोगे, आर आई क्या मतलब R1 R2 R3, ठीक है। तो ये सब निकालने के बाद हमारे क्या उसकी जो मीन निकालना पड़ेगा, हम क्या निकालना है, मीन। तो सारी रेंज की जब मीन निकालोगे कैसे, R1 प्लस R2 प्लस डॉट आर एन अपॉन एन, ठीक है ना। इसको सेम ही लिखा हुआ है। तो आर बार जब निकाल लोगे, जब रेंज की मीन निकालोगे, तो सीधे तुमको फॉर्मूला लगाना है, क्या कंट्रोल लिमिट का जो फॉर्मूला होता है सीधे आर बार होता है, ठीक है। लो अपर कंट्रोल लिमिट होता है D4 R3, और लोअर कंट्रोल लिमिट होती है D3 R1, सॉरी मैं कुछ गलत बोलिए क्या, ठीक है। देखो कंट्रोल लिमिट क्या होती है,
आर बार होती है, अपर कंट्रोल लिमिट D4 आर बार होती है, और लोअर कंट्रोल लिमिट क्या होती है, D3 आर बार होती है, ठीक है ना। ओके, D3 क्या फैक्टर फॉर आर चार्ट फॉर लोअर कंट्रोल लिमिट, D3 सॉरी, D4 क्या हमारा फैक्टर ऑफ आर चार्ट फॉर अपर कंट्रोल लिमिट, ये तो गिवन होगी, D3 D4 गिवन होगी, बट जो D3 D4 की वैल्यू है आर कांस्टेंट, ये हमारे क्या कांस्टेंट है, विच डिपेंड ऑन द सैम्पल साइज एन, हम डिपेंड करेंगे उस सैम्पल साइज में, डिपेंड करेंगे D3 D4 की वैल्यू कितनी, ठीक है। याद रखना अगर n की वैल्यू लेस देन 7 है, क्या सैम्पल साइज लेस देन 7 है, तो D3 की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी, ठीक है ना। मतलब लोअर कंट्रोल लिमिट 0 होगी, अपर कंट्रोल लिमिट कितनी होगी, आर बार, और लोअर कंट्रोल सॉरी कंट्रोल लिमिट होगी आर बार, और अपर कंट्रोल लिमिट कितनी होगी, D4 आर बार, लेकिन लोअर कंट्रोल लिमिट कितनी होगी, 0 होगी फॉर सैम्पल साइज इज लेस देन 7। याद रखना, बहुत बार क्वेश्चन आ सकते हैं इससे, अच्छा क्वेश्चन बन सकता है इससे, ठीक है ना। हाँ तो गाइस देखते हैं पी चार्ट क्या होता है, ठीक है। तो पी चार्ट क्या होता है, कंट्रोल चार्ट फॉर फ्रैक्शन डिफेक्टिव, क्या होता है, कंट्रोल चार्ट फॉर फ्रैक्शन डिफेक्टिव, इट इज़ यूज इफ सैम्पल साइज इज नॉट कांस्टेंट। ये कब यूज करते हैं, जब सैम्पल साइज कांस्टेंट नहीं हो, ठीक है। पी चार्ट कब यूज करते हैं, जब सैम्पल साइज कांस्टेंट नहीं हो। मीन चार्ट में क्या करते हैं, जब सैम्पल साइज कांस्टेंट होते थे, ठीक है ना। और आर चार्ट कब यूज करते थे, जब उसमें भी क्या सैम्पल साइज कांस्टेंट होते थे। लेकिन पी चार्ट कब यूज करना, जब सैम्पल साइज कांस्टेंट नहीं हो, ठीक है। देखते हैं ये क्या है, नंबर ऑफ सैंपल है, फर्स्ट सैंपल, सेकेंड सैंपल, थर्ड सैंपल, फोर्थ सैंपल और एन सैंपल, ठीक है। तो फर्स्ट सैंपल में कितना सैंपल साइज है वो यहाँ लिखेंगे, N1 N2 N3, ये क्या है, सैंपल साइज है। फर्स्ट सैंपल का कितना सैंपल साइज होगा, सेकेंड में कितना सैंपल साइज ले रहे हैं, अब इस सैंपल में कितने नंबर ऑफ डिफेक्ट निकलते हैं वो यहाँ लिखेंगे, नंबर ऑफ डिफेक्ट D1 निकले, फिर D2 निकले, इससे DN निकले, समझ आ रहा है। अब जो फ्रैक्शन डिफेक्ट निकालते हैं, क्या फ्रैक्शन डिफेक्ट निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, D1/N1, तो D1/N1 निकालोगे तो कितना होगा, P1 आएगा, ठीक है। अब क्या करना है हमको, इसका मीन लेना है और इसका मीन लेना है, किस किस का मीन लेना है, फ्रैक्शन डिफेक्टो का मीन लेना है और सैम्पल साइज का मीन लेना है, ठीक है ना। तो इन सब का मीन लोगे तो ये पी बार क्या है, एवरेज फ्रैक्शन डिफेक्ट, तो एवरेज फ्रैक्शन डिफेक्ट निकाल दिया, ठीक है। ऐसे ही एन बार निकालो, एन बार क्या होता है, एवरेज सैम्पल साइज, लेकिन पहले एन लिखते थे, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, एवरेज सैम्पल साइज निकालेंगे, ठीक है। तो एवरेज सैम्पल साइज निकाल लोगे यहाँ से ऐसे, ठीक है। अब देखते हैं कंट्रोल लिमिट, कंट्रोल लिमिट का जो फॉर्मूला होता है क्या होती है, जो कंट्रोल लिमिट होगी पी बार, ठीक है। अपर कंट्रोल लिमिट हो कितनी होगी, सी एल है यहाँ पर लिख लेना, ठीक है। अपर कंट्रोल लिमिट क्या होगी, पी बार प्लस 3 सिग्मा पी, क्या पी बार प्लस 3 सिग्मा सी, और जो लोअर कंट्रोल लिमिट है क्या होगी, पी बार माइनस 3 सिग्मा पी, क्या पी बार माइनस 3 सिग्मा सिग्मा पी, ये हमारी क्या बाई डिफ़ॉल्ट है, अगर 2 सिग्मा 3 सिग्मा नहीं दे रखा हो तो 3 सिग्मा ही निकालते हैं यहाँ, ठीक है। तो 2 सिग्मा सॉरी याद रखना जो तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा पी है, सिग्मा पी कैसे निकालते हैं, इसको भूल जाओ, इसको याद नहीं करना, इसको याद रखना, क्या रूट ऑफ पी बार इंटू 1 - पी बार/N बार, कैसे निकालते हैं, रूट ऑफ पी बार इंटू 1 - पी बार/N बार, ये हमारा क्या हो जाएगा, सिग्मा पी, यहाँ सिग्मा पी आ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा, तो सारी वैल्यू निकाल लो, ठीक है। अब टू सिग्मा के लिए देख लो भैया, 2 सिग्मा के लिए अपर कंट्रोल लिमिट पी बार, लोअर सॉरी कंट्रोल लिमिट पी बार, अपर कंट्रोल लिमिट पी बार प्लस 2 इंटू सिग्मा पी, ठीक है। और लोअर कंट्रोल लिमिट क्या होगी, पी बार माइनस 2 सिग्मा पी, यहाँ प्लस यहाँ पर माइनस, सिग्मा पी वैल्यू क्या होती है, रूट ऑफ पी बार इंटू 1 - पी बार/N बार, ठीक है। अब पी चार्ट का एक स्पेशल हमारा केस होता है, इसे बोलते हैं एन पी चार्ट, क्या एन पी चार्ट क्या होता है, क्या स्पेशल केस ऑफ पी चार्ट वेयर सैम्पल साइज इज कांस्टेंट, इसमें क्या सैम्पल साइज क्या होती है, कांस्टेंट होती है, इसमें N1 N2 N3 ले रहे हैं तो उसमें क्या करते हो, कांस्टेंट n ले लोगे,
तो n1 इक्वल टू n2 इक्वल टू डॉट डॉट nn करोगे तो उसका जो मीन निकालोगे क्या, जब उसका मीन निकालोगे तो क्या n ही आएगा, क्या आएगा n ही आएगा। तो हमारी सॉरी तो हमारी अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट चेंज हो जाएंगी, ठीक है। तो हमारी जो लोअर कंट्रोल लिमिट सेम रहेगी, कितनी एन पी बार हो जाएगा, क्या एन पी बार हो जाएगा। लेकिन अपर कंट्रोल लिमिट क्या हो जाएगा, एन पी बार माइन प्लस एन पी बार प्लस 3 रूट ऑफ एन पी बार इंटू 1 - पी बार, क्या 3 रूट ऑफ एन पी बार इंटू 1 - पी बार, फॉर्मूला याद कर लेना। और लोअर कंट्रोल लिमिट क्या होती है, एन पी बार -3 रूट ऑफ एन पी बार इंटू 1 - पी बार। तो हमारा जो अगला टूल कौन सा है, सी चार्ट, क्या सी चार्ट। तो सी चार्ट क्या होता है देखते हैं, ठीक है। ये कैसे निकालते हैं, इट इज़ कंट्रोल चार्ट फॉर नंबर ऑफ डिफेक्ट। कैसे निकालते हैं, कंट्रोल चार्ट होता है किसका, फॉर नंबर ऑफ डिफेक्ट। नंबर ऑफ डिफेक्ट के लिए कंट्रोल चार्ट होता है सी चार्ट, याद रखना, ठीक है। इट इज़ फॉलो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, किसको फॉलो करता है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है, ठीक है। पी चार्ट किसको फॉलो करता था, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता था, सॉरी बाइनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता था। किसको, पी चार्ट किसको, बाइनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को। और आर बार और सॉरी आर चार्ट और प्लस मीन चार्ट, रेंज चार्ट और मीन चार्ट किसको फॉलो करता था, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता था। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं इससे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सी चार्ट में मीन इक्वल टू वेरिएंस के बराबर होता है, इसके मीन इक्वल टू वेरिएंस के बराबर होता है। तो मीन क्या होता है सी बार, वेरिएंस क्या होगा सिग्मा स्क्वायर, क्या सिग्मा स्क्वायर। तो इस यहाँ सिग्मा निकालोगे तो कितना आ जाएगा, रूट ऑफ सी बार, क्या रूट ऑफ सी बार। तो कंट्रोल लिमिट क्या होगी, सी बार, अपर कंट्रोल लिमिट कितनी होगी, सी बार +3 रूट ऑफ सी बार। और लोअर कंट्रोल लिमिट क्या हो जाएगी, सी बार -3 रूट ऑफ सी बार। याद रखना इसमें क्या, इसमें मीन इक्वल टू वेरिएशन के बराबर होता है। तो सी बार इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर, तो इससे स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा निकालोगे, सिग्मा कितना आएगा, रूट ऑफ सी बार। तो सारे अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट और कंट्रोल लिमिट निकाल लोगे, ठीक है। अभी मैं ऊपर बता चुका हूँ क्या, एक्स बार और आर चार्ट, क्या एक्स बार और आर चार्ट क्या होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हैं। और किसके लिए होता है, चार्ट फॉर वेरिएबल, चार्ट बनाता है किसके, वेरिएबल्स के लिए बनाता है चार्ट, ठीक है। और जो पी चार्ट और एन पी चार्ट, क्या पी चार्ट और एन पी चार्ट होता है, ये किसको फॉलो करते हैं, ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हैं। चार्ट फॉर एट्रीब्यूट्स, ये किसके लिए चार्ट बनाता है, एट्रीब्यूट्स के लिए चार्ट बनाता है। और सी चार्ट क्या होता है, सी चार्ट किसको फॉलो करता है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। और ये चार्ट भी किसके लिए होता है, फॉर एट्रीब्यूट्स के लिए होता है, किसके लिए होता है, फॉर एट्रीब्यूट्स के लिए होता है। तो ये हमारा चैप्टर ख़त्म होता है, अब स्टार्ट करेंगे